कल हमने देखा कि किस तरीके से समर हिमांशु से मिलने यूनिवर्सिटी गया था। वहां उसको संचित भी मिल गया था। भाटिया परिवार के यंग मास्टर पूरव उसे मार रहा था। तभी हिमांशु और संचित के साथ वो लंच भी करने गया और उसके बाद वो एंटिक मार्केट चला गया था। एंटिक मार्केट में वो पायल के लिए कोई सामान लेना चाहता था। उसको वहां पर अदिति मिली। वहीं अदिति भी परेशान हो गई थी। एक आदमी ने आकर उसको कहा कि उसका आइटम नकली है। समर अब अदिति की मदद करने लगा था। वो चाहता था कि इस तरीके से तो प्रेसिडेंट अविनाश गिल की पोती का कोई भी बहिष्कार ना करे। अब आगे दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के 62वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर भी स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। एक कमेंट और एक शेयर अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर करना। दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं कि बेईमानी मोहब्बत कब आएगी, सीओ से शादी कब आएगी। तो दोस्तों, जल्द ही मैं आप लोगों के सामने बेईमानी मोहब्बत और सीओ से शादी कहानी भी लेकर आ रहा हूं। आप लोग बेफिक्र रहिए। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। उस युवक ने समर को एक ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो भाई? मैं स्टोर की मालकिन से अपना पैसा वापस मांग रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे नकली सामान दिया। तुम्हारा हमारे मामले में क्या मतलब है? वो युवक बहुत घमंडी था और उस समर को गुस्से में घूर रहा था। समर ने भौहें चढ़ाई और उससे कहा, देख भाई, ऐसी ही झूठी कहानियां बुनकर अदिति को परेशान मत करो। इस स्टोर का सारा सामान असली है और अगर तुम इस लड़की के साथ ऐसे ही बदतमीजी करते रहोगे तो मैं चुपचाप खड़ा रहकर देखूंगा नहीं। युवक ने व्यंग्य करते हुए जोर से कहा, देखो, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, ना ही बदतमीजी कर रहा हूँ। ये एम्बर पेंडेंट नकली है, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि मेरे पैसे वापस करो। इसमें क्या बदतमीजी की बात हुई? तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसे किस बिना पर इस पेंडेंट को नकली नहीं मान रहे हो? दरअसल युवक जानता था कि उसने जो एम्बर पेंडेंट खरीदा था वो असली था। वो अदिति पर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगा रहा था क्योंकि वो उसकी और उस स्टोर की साख और रेपुटेशन को धूमिल करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने अभी अभी अपना नया स्टोर खोला था, लेकिन चूंकि उसकी सारी चीजें असली भी थी, इसलिए बहुत से लोग वहां से चीज खरीदते थे, जिससे कस्टमर दूसरे एंटीक स्टोर्स पर बहुत कम जा रहे थे। आदित्य के स्टोर में बढ़ती भीड़ के उसके बगल वाले स्टोर्स के प्रॉफिट को बहुत प्रभावित हुआ था। इसलिए उस स्टोर के मोटे मालिक ने एक आदमी को, वो आदमी जो कोई नहीं वो युवक था, यहाँ एक सामान खरीदने के लिए भेजा और अदिति पर नकली सामान बेचने का आरोप लगाने के लिए कहा। समर ने उस युवक को गुस्से में धमकाते हुए कहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, बात को और मत बिगाड़ो। समर बहुत निराश हो गया था क्योंकि उसे पायल के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना था, लेकिन अब इस बेवकूफ आदमी ने उसका प्लान बिगाड़ दिया। वो गुस्से भरी आंखों से उस युवक को देख रहा था। समर का गुस्सा महसूस करते ही वो युवक कांप उठा। वो पीछे हटा और चिल्लाया, क्या क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? मैं सिर्फ अपना पैसा वापस मांग रहा हूँ। इसके लिए तुम मुझे पीटने की कोशिश करोगे क्या? इसलिए कि मैंने जो कहा है वो सच था, है ना? इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। उसकी बात सुनकर समर अचानक रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इतना चालाक होगा। असल में वो इस आदमी की बहुत जोर से पिटाई करना चाहता था। हालांकि उसकी बात सुनते ही उसने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि समर अगर उसको मारता तो ये पक्का साबित हो जाता कि अदिति का प्रोडक्ट सच में नकली है। तभी तो सच सुनकर उनको गुस्सा आ गया। समर अदिति की मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं। अगर इस युवक ने एम्बर पेंडेंट को नकली कहा था तो समर को अपने ज्ञान के हिसाब से उसे असली साबित करना था। अगर समर एम्बर पेंडेंट को असली साबित कर देगा तो वह साबित कर देगा कि वो युवक झूठ बोल रहा है। उसका झूठ पकड़ा जाएगा और अदिति की दुकान की रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। समर ने उस युवक से जल्दी से छुटकारा पाने का फैसला किया।
उसे पायल के लिए गिफ्ट खरीदना था और उसके पास ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए था नहीं। समर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उससे पूछा, ए मिस्टर, तुम क्या कह रहे हो कि तुमने जो खरीदा वो नकली है? मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि एम्बर होता क्या है? उसकी बात सुनकर युवक चौंक गया। उसकी आंखों में घबराहट आ गई थी। उसे बगल के एंटीक स्टोर के उस मोटे मालिक ने यह ऑर्डर दिया था कि उसने अदिति पर आरोप लगा दे और एम्बर खरीद ले, नकली प्रोडक्ट सेल करती है, ऐसा कुछ कहे। उसे किसी भी एंटीक वस्तु के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो इस एम्बर पेंडेंट के बारे में कैसे बता सकता था? उसकी जुबान बंद हो गई। वो चिंता में पड़ गया और उसे पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। वो बस अपने आसपास के खड़े लोगों की तरफ देख रहा था और दूसरे एंटीक स्टोर का मोटा मालिक भीड़ सबसे आगे खड़ा था। उसने युवक को अदिति को फंसाने के लिए भेजा था, इसलिए ये युवक इस मुश्किल घड़ी में उसकी तरफ देख रहा था। समर अभी भी उस युवक को घूर रहा था, इसलिए तुरंत उसने नोट कर लिया कि वो मोटे बॉस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। दोबारा सोचने पर उसे वजह समझ आ गई। हो सकता है कि मोटे बॉस को अदिति के अच्छे बिजनेस से जलन हो रही हो, इसलिए ही उसने इस युवक से अदिति का बिजनेस खराब करने के लिए भेजा। वहीं मोटे बॉस को बस यही लग रहा था कि वो युवक मूर्ख है। उसे प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उसे पहले ही बता सकता था, इसलिए समर जब से उससे एम्बर के बारे में पूछ रहा था तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। युवक को एहसास हो गया था कि मोटा बॉस उसकी बात का जवाब नहीं देगा। उसने गहरी सांस ली और जोर से पूछा, एम्बर? एम्बर तो बस एम्बर है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? समर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, देखो मिस्टर, जब तुम्हें एम्बर के बारे में कुछ पता ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह नकली है या फिर असली? समर की बात सुनकर वो युवक अवाक रह गया। आसपास के लोग भी इस युवक को देखकर अवाक थे। और अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि एम्बर पेंडेंट नकली है तो उसे उसकी वजह भी तो बतानी चाहिए। इस समय आसपास के लोगों को यह समझ आने लगा था कि युवक को शायद एंटिक वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस इस एंटिक वस्तुओं की दुकान को फ्रेम करना चाहता था। तभी उस युवक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मुझे एम्बर के बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम बता सकते हो कि एम्बर के बारे में क्या होता है? वो जानता था कि लोगों को एंटिक वस्तुओं का अध्ययन करने और ज्ञान बढ़ाने के लिए समय चाहिए, लेकिन उसके सामने वो खड़ा युवक बहुत कम उम्र का लग रहा था। इसलिए उस युवक को लग रहा था कि समर को भी एंटिक्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होगी। लेकिन समर हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। एम्बर लगभग 4.5 करोड़ से 9.5 करोड़ साल पहले बना था। ये शंकुधारी वृक्षों का राल था जो हजारों सालों तक जमीन में धंसा रहा। ये ऊष्मीय ऊर्जा और दबाव के रिएक्शन से बना एक पेट्रोकेमिकल है। इसे एम्बर या रेजिन जीवांश भी कहा जाता है। ये कहने के बाद समर ने उस युवक की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है मिस्टर, मैंने तुम्हारे एम्बर की उत्पत्ति के बारे में बता दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे कह रहे हो कि यह पेंडेंट नकली है? समर की बात सुनकर आसपास के लोग सिर हिला रहे थे। उनमें से कई लोग तो एंटिक्स के शौकीन थे और कुछ ने एम्बर भी इकट्ठा कर लिए थे। इसलिए वे समझ गए थे कि समर की बातें काफी प्रोफेशनल और सही थी। क्योंकि उस युवक को एंटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए जो उसने पहले कहा था वो बिल्कुल झूठ था। समर ने लोगों को एम्बर की उत्पत्ति के बारे में समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने बादलों को बारिश में बदल दिया था, स्थिति को पूरी तरह से पलट दिया था। इसलिए अब सभी उस युवक से घृणा करने लगे थे। अदिति ने समर को श्रद्धा से देखा। उसने मन ही मन सोचा, समर वाकई जबरदस्त आदमी है। उसने उसके स्टोर की रेपुटेशन कितनी आसानी से बचा ली। वहीं जब युवक ने देखा कि वो फंसने वाला है, उसका पर्दाफाश हो गया है, तो वह पलटा और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले वो भाग पाता, समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवक के चेहरे के भाव बदल गए। वो जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? समर ने उसे एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने इस स्टोर को बदनाम करने और इसकी मालकिन को पैसे के लिए ब्लैकमेल करना चाहा।
अब तुम बिना कुछ कहे ऐसे भाग नहीं सकते। बेहतर होगा कि तुम हमें बताओ कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है। उस युवक ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, किसी ने नहीं कहा, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूं। समर ने उसको धमकी देते हुए कहा, देखो, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तुम्हें पता है कि किसी को ब्लैकमेल करना और झूठ के आरोप में फंसाना एक जुर्म है। इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। उसकी बात सुनते ही युवक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए धीरे से कहा, क्या क्या जेल हो सकती है? उसकी आंखों में घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसे उस मोटे बॉस से ऑर्डर जरूर मिले थे कि वो कुछ पैसे भी कमाना चाहता था, लेकिन वो जेल नहीं जाना चाहता था। समर ने उसे बेरहमी से धमकाते हुए कहा, ए मिस्टर, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम हमें बता दो कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा, तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, वरना तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनकर वो युवक बुरी तरह से डर गया। उसने मन ही मन में सोचा, जेल? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी रात में मस्ती करने के लिए मेरा इंतजार कर रही है। फिर मैं जेल कैसे जा सकता हूँ? और अगर मुझे जेल हो गई तो मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। जेल जाने और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ जाने के डर से उस युवक ने भीड़ के सामने खड़े मोटे मालिक की तरफ इशारा किया और जोर से कहा, भाई, भाई, उस मोटे आदमी ने मुझे इस लड़की को फंसाने और स्टोर को बदनाम करने के लिए कहा था। उसने मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपए दिए थे। मोटे आदमी ने जोर से इनकार करते हुए कहा, मिस्टर, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें सब करने के लिए कब कहा? मोटा मालिक कभी भी इस बात को कबूल नहीं कर सकता था। इससे उसकी रेपुटेशन पर असर पड़ता और वो इस मार्केट का एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मोटे आदमी की बात सुनते ही उस युवक ने अपनी जेब से दिए हुए 10,000 रुपए निकाल लिए और जोर से कहा, मोटे, मोटे, तुम ऐसे इनकार कैसे कर सकते हो? ये 10,000 रुपए वही है जो तुमने मुझे दिए थे। युवक के हाथ में 10,000 रुपए देखकर मोटे आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। वो अवाक रह गया। तभी समर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और सीधे इंस्पेक्टर जिया को फोन किया। उसकी टीम आई और मोटे बॉस और युवक को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले गई। उनके जाने के बाद वहां के हालात फिर से सामान्य हो गए, लेकिन खरीदारी का उत्साह और भी बढ़ गया। कई लोग स्टोर से सामान खरीदने लगे। अदिति बहुत खुश थी। जितने ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा पैसा उसको मिलता। इसलिए अदिति ने एक नीला अंबर निकाला और समर को देते हुए कहा, समर भाई, ये नीला अंबर तुम्हारे लिए। अंबर कई रंग के होते थे, नीला, हरा, लाल और काला। इनमें से नीला अंबर सबसे महंगा था। अदिति ने जो नीला अंबर निकाला था उसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए थी। समर पैसे देना चाहता था, लेकिन अदिति ने मना कर दिया और उसकी मदद करने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एक गिफ्ट दिया। उसकी वजह से अदिति को लाखों का फायदा हुआ और इसलिए ये पेंडेंट तो समर को दे ही सकती थी। आखिरकार समर ने वो नीला अंबर लिया और एंटीक मार्केट से बाहर निकलकर सीधे नेपानिया पैलेस की तरफ चल पड़ा। वो ये नीला एम्बर पेंडेंट पायल को गिफ्ट करना चाहता था। वहीं उधर दिल्ली के कपूर परिवार के विला में पायल अपने कमरे में बैठी थी। आलीशान कमरे को देखकर उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। हालांकि परिवार ने उसके स्वागत के लिए उसके कमरे को सजाने का पूरा 1 करोड़ रुपए का खर्च किया था, लेकिन फिर भी उसे अकेलापन ही महसूस हो रहा था। पायल कमरे को ऐसे देख रही थी जैसे कबाड़ के ढेर को देख रही हो। उसे बिल्कुल नहीं पसंद आया। कमरे में लगे ऑडियो सेट पर संगीत बज रहा था। ये पायल का सबसे पसंदीदा गाना बातें अधूरी है बज रहा था। तेरी यादें हैं पर तू नहीं है, तेरे बाद भी तेरा सिला नहीं है। हर मोड़ पे तुझको पुकारा किया, हर जवाबों में कोई सिला नहीं है। बातें अधूरी हैं, सांसें मजबूरी हैं, तेरे बिना जैसे ये रातें बेनूरी हैं। आ आ कभी लौट क्या, वादा निभा जा तू, मैं रो रहा हूँ यहाँ। क्या तू भी तन्हा है, तेरे नाम से हर दीवार लिखती, आंखों से हर एक फुहार लिखती। अब भी मेरे दिल में से हर एक सफ़े पे तेरी हंसी की बहार लिखती। बातें अधूरी हैं, सांसें मजबूरी हैं, तेरे बिना ये कैसे
रातें बेनूरी हैं। आजा कभी लौट के वादा निभा जा, मैं रो रहा हूँ यहाँ, क्या तू भी तन्हा है तू आए तो मौसम में रंग आ जाए, हर जख्म मेरा खुद ही भर सजाए, तेरी एक नजर से दुआ बन जाऊं, वरना ये दिल अब थक सजाए, बातें अधूरी हैं, सांसें मजबूरी हैं, तेरे बिना ये रातें बेनूरी हैं। ये गाना पायल का पसंदीदा गाना था। उसमें उसकी भावनाएं और भी झलकती थी। वो कमरे में अकेली बैठी थी और समर के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी बार बार निकल रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज आई। किसी ने दरवाजे को खोल दिया। कीमती मिंक की खाल की जैकेट पहने एक औरत अंदर आई। पायल के आंसू देखकर उस औरत के दिल में एक दर्द सा उमड़ आया, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया। अंदर आ रही ये औरत कोई और नहीं, पायल की मां कल्याणी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रही हो? ये कहते हुए वो पायल के पास बैठ गई। उसने एक टिश्यू से पायल के आंसू भी पोंछे। ये सब सुनते ही पायल के दिल में एक तेज दर्द उठ उठा। वो जिसे प्यार करती थी वो समर था, लेकिन जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो अनुराग था। इसलिए शादी का नाम सुनते ही पायल के दिल में और दर्द हो गया। पायल के आंसू फिर से बहते देखकर कल्याणी ने जल्दी से उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटी देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कपूर खानदान की प्रिंसेस हो। रोते हुए चेहरे पर तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कल्याणी खुद भी ठीक महसूस नहीं कर पा रही थी। जब से पायल कपूर परिवार में वापस आई है, तब से रो ही रही थी। उस दिन से ही उसके कमरे में बैठी गाना बातें अधूरी ही सुन रही थी। दरअसल कल्याणी जानती थी कि उसकी बेटी को दिल ही दिल में कोई इंसान पसंद था, और वो समर था। जब कल्याणी पायल के साथ दिल्ली वापस आ रही थी, तो समर एयरपोर्ट पर प्लेन का पीछा भी कर रहा था। कल्याणी ने भी उसको देख लिया था। जब प्लेन में उड़ान भरी थी, तब समर ने चिल्लाकर कहा था कि पायल आई लव यू। और जब पायल ने ये बात सुनी थी, तब कल्याणी उसके बगल में ही बैठी थी। उसने भी उसकी बात सुन ली थी। उसे बहुत समय से शक था कि उसकी बेटी और समर के बीच एक खास रिश्ता है, क्योंकि समर के पास उनकी बेटी के विला की चाबी भी थी। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि दोनों एक लव रिलेशनशिप में होंगे। यह गंभीर बात थी। कल्याणी ने यह राज अपने अंदर छिपा लिया था, किसी को नहीं बताया, और यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। कल्याणी समझ गई थी कि पायल और समर के बीच में जो खबर है वो किसी को नहीं बता सकती, खास करके कपूर परिवार और चौहान परिवार को। तो कल्याणी ने पायल के पीले चेहरे की तरफ देखा और पूछा, बेटी, क्या तुम्हें समर पसंद है? अपनी माँ की बात सुनकर पायल का आकर्षक चेहरा और भी पीला पड़ गया। उस पर थोड़ी सी घबराहट झलकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को ये कैसे पता चल गया कि समर उसे पसंद है। पायल के लाल होठ थोड़े झुके गए। उसने मना करते हुए कहा, नहीं मम्मा, मुझे समर बिल्कुल पसंद नहीं। आपको आगे से ऐसी कोई बकवास नहीं सोचनी चाहिए। कल्याणी ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, एक समझदार माँ ही अपनी बेटी को बेहतर जानती है बेटा। तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हारे मन की बात कैसे नहीं जान सकती। और तुम्हारे चेहरे के भाव से ही पता चल रहा है कि तुम्हें समर पसंद है। मैंने भी सुना था कि समर ने एयरपोर्ट पर तुमसे क्या कहा था। उसकी बात सुनकर पायल हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मम्मा को समर और मेरे रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? कहीं मम्मा समर को मारने के लिए किसी को भेज ना दे। पायल की चमकती आंखों में चिंता भर गई। तभी उसकी चिंता भरी आंखें देखकर कल्याणी ने थोड़ी बोहें चढ़ाई और ठंडी आवाज में कहा, पायल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जल्द से अनुराग से शादी करने वाली हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को यही दबा लेना चाहिए, समर को भूल जाना चाहिए, वरना जो होगा, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोच सकती? पायल ने थोड़ी घृणा के साथ कहा, मम्मा, मुझे अनुराग बिल्कुल पसंद नहीं है। कल्याणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पायल बेटी, मैं अपनी बात फिर से दोहरा रही हूँ। अगर तुम समर को नहीं भूली तो मैं तुम्हारे और समर के रिश्ते के बारे में तुम्हारे पापा को बता दूंगी। तुम अपने पापा के गुस्से को तो जानती ही हो। पायल ने तुरंत घबराते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं नहीं मम्मा, प्लीज प्लीज पापा को समर के बारे में कुछ मत बताना।
कल्याणी ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इसलिए तुम्हें समर को भूलना पड़ेगा। पायल ने उदास होकर कहा। मम्मा, अगर आप पापा को नहीं बताओगी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं समर को भूल जाऊंगी। वो जानती थी कि उसके पापा एक पुराने ख्यालात वाले आदमी थे, जो परिवार के हितों का और सबसे ऊपर रखते थे। अगर उनके पापा को समर के साथ रिश्ते के बारे में पता चल जाता तो वो समर को मारने के लिए किसी को भेजते। पायल जानती थी कि समर बहुत ताकतवर था, लेकिन एक बड़े परिवार की ताकत समर की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। समर की भलाई के लिए पायल उसे भूलने का वादा ही कर सकती थी। तभी कल्याणी ने उसे समझाते हुए कोशिश करके कहा। अच्छा पायल, समर भारद्वाज परिवार का एक अबंडेंट बेटा है। भारद्वाज परिवार भी अब उसे नहीं चाहता, इसलिए अब उसके पास क्या पावर है? अनुराग चौहान परिवार का सबसे बड़ा यंग मास्टर है, परिवार का उत्तराधिकारी। अगर तुम उससे शादी करोगे तो तुम चौहान परिवार की यंग मिस्ट्रेस बनोगी। बड़े परिवारों में जन्म लेने वालों का अब भाग्य पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उस समय कल्याणी को भारद्वाज परिवार का थर्ड मास्टर सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था। अंततः उसने अपने परिवार के हित के लिए पायल के पिता से शादी कर ली थी। तभी कल्याणी ने देखा कि उसकी बेटी उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने धीरे से कहा। पायल, तुम आराम करो, मैं अब जा रही हूँ। ये कहते वो कमरे से बाहर चली गई। पायल एक बार फिर कमरे में अकेली पड़ गई। वही कुर्सी पर अकेली बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बस एक ही बात सोच रही थी, क्या वो सचमुच समर को भुला पाएगी या नहीं। इधर इंदौर में समर नीला अंबर ध्यान से देख रहा था और वो एक टैक्सी में घर की तरफ जा रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो शाम के 7 बज चुके थे। कियारा भी ऑफिस से घर वापस आ चुकी थी और लिविंग रूम में उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही समर घर पहुंचा, कियारा ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ खुशी से कहा। क्या क्या तुम वापस आ गए? उनकी शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, इसलिए कियारा थोड़ा घबरा और डर रही थी। पहले वो लड़कों को नफरत करती थी, लेकिन अब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। उसने समर को पहले ही स्वीकार कर लिया था। 3 दिन बाद होने वाली शादी के बारे में सोचकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जब वो दिन आएगा, उस दिन वो पूरी तरह से इस लड़के की हो जाएगी। वो जब ये सोचकर शर्मा रही थी। समर कियारा को चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। हनी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी शर्मीली हो। मुझे लगता था कि तुम आइस क्वीन हो। असल में पहले कियारा के बारे में उसकी यही धारणा थी कि वो एक ठंडी और घमंडी औरत है। लेकिन ये उन सब के बाद उन्होंने जो साथ में सहा था, उनका रिश्ता और गहरा हो गया था। हालांकि उनका रिश्ता तो गहरा हो गया था, कियारा अब भी ठंडी और घमंडी थी, लेकिन बाहरी लोगों के प्रति। वहीं समर की बात सुनकर कियारा का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्म से उसकी तरफ देखा और कहा। मुझे चिढ़ाना बंद करो। समर ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। आखिरकार औरतें संवेदनशील होती हैं, अगर उन्हें परेशान कोई करेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। तभी अचानक समर की नजर कियारा के बगल में पड़े एक सूट पर पड़ी। वो आदमी का सूट था। वहीं जब कियारा ने समर को उलझन भरी नजरों से देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा। हनी, ये सूट आपके लिए है। समर ने खुश होते हुए कहा। मेरे लिए? तुमने मेरे लिए सूट क्यों खरीदा? कियारा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप भूल गए? हम कल दिल्ली भारद्वाज परिवार को शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको अच्छे कपड़े पहनने होंगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये सूट खरीदा है। समर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं भारद्वाज परिवार के सामने कुछ कैजुअल पहनकर जा सकता हूँ। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करते और मैं भी उन्हें इम्प्रेस नहीं करना चाहता। कियारा ने बोहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते जान। अगर आप खराब कपड़ों पहनोगे तो वो लोग आपको नीची नजरों से देखेंगे। मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी को भी आपकी इंसल्ट करने नहीं दे सकती। समर उसका पति था और वो किसी को ऐसा करने कैसे दे सकती थी। वहीं कियारा की बात सुनकर समर ने बस सिर हिलाया और वो कुछ भी नहीं बोला। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि भारद्वाज परिवार उसे पहले से ही निजी नजरों से देखता है।
वो चाहे कुछ भी पहन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कियारा ने खास तौर पर उसके लिए सूट खरीदा था, इसलिए समर को स्वाभाविक रूप से उसे पहना ही था, और वो उसे उसके लिए पहनेगा, भारद्वाज परिवार के लोगों के लिए नहीं। वहीं कियारा ने दिल्ली जाने के लिए कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट बुक कर ली थी, इसलिए दोनों जल्दी से सो गए, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी जाना था। उसी समय उधर दिल्ली में चौहान परिवार के आलीशान विला के अंदर एक हैंडसम युवक लगातार तलवार लहरा रहा था। उसके सामने एक लकड़ी का गट्ठा था। उसने एक ही बार में उस लकड़ी के गट्ठे के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही उसने तलवार लहराई थी, उसके चारों ओर एक तेज धारा बन गई थी। हैंडसम युवक कोई और नहीं बल्कि चौहान परिवार का सबसे यंग मास्टर अनुराग था। वह तलवार का अभ्यास कर रहा था। तभी खट 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 की आवाज आई। तेज कदमों के साथ अनुराग के अभ्यास में खलल पड़ गया। कमरे में एक काले कपड़े वाला अधेड़ उम्र का आदमी घबराहट से भरे हुए चेहरे के साथ अंदर आया। उसे देखते ही अनुराग ने ठंडे स्वर में कहा, मोहन, मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं अपनी तलवार का अभ्यास कर रहा हूं तो मुझे बीच में कभी भी डिस्टर्ब मत करना। फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये कहते हुए उसने अपनी तलवार को मोहन की गर्दन पर रख दिया। मोहन का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने जल्दबाजी में कहा, यंग मास्टर, यंग मास्टर, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको ये खबर दिए बिना नहीं रह पाया। अनुराग ने ठंडे स्वर में कहा, बोलो, क्या हुआ? अगर खबर सीरियस न हुई तो तुम्हारा सिर पहले काटूंगा। उसकी तलवार अभी भी उसके गर्दन पर थी। तभी मोहन ने डरते हुए कहा, यंग मास्टर, यंग मास्टर, नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर मर चुके हैं। उसकी बात सुनते ही अनुराग के हाव भाव बदल गए। उसके अंदर एक जोरदार किलिंग इंटेंट उभरने लगा। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या सागर मर गया? मेरा कजिन भाई मर गया? अपने कजिन भाई की मौत की खबर सुनकर उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार थोड़ी कांप उठी। तेज तलवार के कांपने के कारण मोहन की गर्दन पर कट लग गया, लेकिन फिर भी वो हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अनुराग ने गुस्से में कहा, मेरे भाई को किसने मारा? मैं उसे चीर डालूंगा। मोहन ने जल्दी से कहा, यंग मास्टर, यंग मास्टर, जब हमने पता किया है, प्रिंस सागर को समर ने मारा है। उसकी आवाज में डर था। अनुराग ने बोहें चढ़ाते हुए पूछा, अब ये समर कौन है? मुझे नाम को जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसे लग रहा था कि उसने नाम पहले कभी सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहां। मोहन ने झट से जवाब देते हुए कहा, यंग मास्टर, यंग मास्टर, जहां तक हमने पता किया है, समर भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर का बेटा है, लेकिन भारद्वाज परिवार ने उसे छोड़ दिया है और वो अब इंदौर में है। अनुराग उसकी बात सुनकर मन ही मन दोहराने लगा, भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर का बेटा समर। अनुराग को याद आ गया था कि उसने नाम कहाँ सुना था। याद आते ही उसका चेहरा तुरंत नफरत से भर गया। अनुराग समर से दिल से नफरत करता था। 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया था। वो समर के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था और समर ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिससे उसकी जान लगभग चली ही गई थी, क्योंकि उसने समर के बैग में एक चूहा ही रखा था। अनुराग हमेशा से समर से बदला लेना चाहता था, लेकिन समर 8 साल की उम्र में विदेश चला गया था। अनुराग को उम्मीद नहीं थी कि वो इंदौर जाकर छिप जाएगा और उसके भाई को मारेगा। सागर अनुराग का कजिन भाई था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी थे। इसके अलावा सागर एक धारदार हथियार भी था, जिसका इस्तेमाल करके वो इंदौर अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने का कर सकता था। लेकिन अब जब सागर मर गया था, तो इंदौर को अपने कब्जे में कैसे ले पाता? अनुराग गुस्से से भर गया। उसके दिल में नफरत फूट पड़ी। वो समर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। अनुराग ने एक खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ क्रूरता से कहा, समर, मैं कसम खा रहा हूं, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने पालतू कुत्तों को नहीं खिला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके बाद अनुराग ने मोहन से कहा, मोहन, मैं चाहता हूं कि तुम समर के बारे में सब कुछ पता लगाओ और मुझे उसके एक एक पल की खबर चाहिए।
मैं उसे खुद मारने के लिए 2 दिन का बाद इंदौर जाऊंगा। अनुराग समर को तुरंत मारना चाहता था, लेकिन उसकी कल रात को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उस 4 बड़े परिवारों के लोगों के साथ उनकी एक मीटिंग होने वाली थी। 4 यंग मास्टरों का हेड होने के नाते अनुराग को वहां पर जाना जरूरी था। वैसे भी वो कल अपनी मंगेतर को भी उस मीटिंग में देखने वाला था। पायल के चार्मिंग चेहरे और शरीर के बारे में सोचकर अनुराग एक्साइटेड हो रहा था। वहीं मोहन अनुराग के आदेश पर जल्दी से समर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहां से निकल गया। उस समय अनुराग को नहीं पता था कि समर तो कल सुबह दिल्ली ही आ रहा है। अगली सुबह 5 बजे उधर इंदौर में सर्दियों का मौसम होने की वजह से अभी भी अंधेरा था, लेकिन समर और कियारा उठ चुके थे, क्योंकि आज उन्हें दिल्ली के भारद्वाज परिवार के पास जाना था। उनकी फ्लाइट सुबह 7 बजे की थी। चूंकि अब भारद्वाज परिवार के पास जा रहे थे, इसलिए कियारा ने इस अवसर पर खास तौर पर तैयार होने का फैसला किया। उसने हल्का मेकअप भी किया, जो पहाड़ों में खिले कमल के जैसा लग रहा था। हालांकि कियारा रोजाना मेकअप करती थी, लेकिन उसका मेकअप आमतौर पर सादा होता था। आज वो ज्यादा फॉर्मल थी, क्योंकि वो समर के परिवार से मिलने जा रही थी। भारद्वाज परिवार की बहू होने के नाते उसे अपना बेस्ट रूप दिखाना जरूरी था, ताकि उन्हें पता चले कि भले ही समर को भारद्वाज परिवार ने छोड़ दिया, फिर भी वो खुश है। समर भी आज बहुत अच्छे से सूट पहनकर तैयार हुआ। यह सूट कियारा ने उसके लिए खास तौर पर बनवाया था। कियारा ने समर को हैंडसम दिखाने के लिए कल लाखों रुपए खर्च किए थे। तैयार होने के बाद कियारा और समर ने एयरपोर्ट की ओर जाने से पहले हल्का सा नाश्ता किया। जब वो इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब वहां के सभी सिक्योरिटी गार्ड समर को डर भरी नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और समर को देखते ही वो लोग भाग गए। वैसे ही डर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई खूंखार बाघ देख लिया हो। सिक्योरिटी गार्ड्स के हालात देखकर कियारा ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जान, ये सिक्योरिटी गार्ड आपसे इतना डर क्यों रहे हैं? समर ने हल्के से कहा, मैं शायद कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ, इसलिए मुझे देखकर वे खुद को कमतर महसूस कर रहे होंगे, इसलिए वो भाग गए। कियारा समर के आत्ममुग्ध शब्द सुनकर हंस पड़ी। वो हमेशा से जानती थी कि समर आत्ममुग्ध है, लेकिन वो कभी भी इतना आत्ममुग्ध नहीं हुआ था। कियारा अवाक होकर समर को देखती रही। बातचीत जारी नहीं रखना चाहती थी, कि उसे डर था कि कहीं वो और ज्यादा ना आत्ममुग्ध हो जाए। वहीं जब समर ने देखा कि कियारा से ज्यादा पूछताछ नहीं की है, तो उसने राहत की सांस ली। वो जानता था कि सिक्योरिटी गार्ड उससे डर कर भाग गए हैं। जाहिर है, समर कियारा को यह पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो यहाँ पर किसी का पीछा करने आया था। समर और कियारा ने बोर्डिंग पास लिए और फ्लाइट में सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। इंदौर दिल्ली से हवाई मार्ग में सिर्फ 650 किलोमीटर दूर था, इसलिए वे सिर्फ 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। समर ने एयरपोर्ट पर लैंड होते ही कहा, दिल्ली, मैं वापस आ गया हूं दिल्ली। समर की आंखें दिल्ली के इस परिचित दृश्य को देखते ही परस्पर विरोधी भावनाओं से भर गई थी। उसे हल्का हल्का याद आ रहा था कि उसके माता पिता उसे कनॉट प्लेस और दिल्ली चांदनी चौक जैसी जगहों पर लेकर जाया करते थे, लेकिन अब ये जगह तो थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे। उसके माता पिता का गायब होना ही समर के दिल में कांटे की तरह चुभता था। उसने अपने माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। उसके माता पिता दोनों गायब हो गए थे। उनको याद करते ही वो दुखी हो जाता था। वो कियारा के साथ टैक्सी में भारद्वाज परिवार की तरफ जा रहा था। कियारा ने उसकी आंखों का दर्द महसूस कर लिया था, इसलिए उसने समर का हाथ थाम लिया। वहीं जिस भारद्वाज परिवार से वो मिलने जा रहे थे, वो बहुत पावरफुल और प्रभावी था, क्योंकि वो दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक था। और हालांकि वे चौहान परिवार या भाटिया परिवार से तो कमजोर थे, इसलिए वे 4 बड़े परिवारों में तीसरे स्थान पर ही थे। निसंदेह, जब भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर जीवित थे, तब भारद्वाज परिवार 4 बड़े परिवारों में सबसे पावरफुल था। अपनी शक्ति से थर्ड मास्टर ने अन्य 3 परिवारों को दबा दिया था। उनका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध था। दुर्भाग्य से थर्ड मास्टर के गायब होने के बाद भारद्वाज परिवार की ताकत तेजी से कम हो गई थी। वो सबसे पावरफुल परिवार से गिरकर 4 बड़े परिवारों में तीसरे नंबर पर आ गए थे। उनकी स्थिति अभी भी असुरक्षित थी, क्योंकि कपूर परिवार उनकी जगह ले सकता था।
वे कभी भी चौथे स्थान पर आ सकते थे। लेकिन भले ही परिवार पतन की तरफ जा रहा था, फिर भी भारद्वाज परिवार अभी भी पावरफुल और प्रभावशाली था। चौहान, भाटिया और कपूर तीनों परिवारों के अलावा वे सबसे स्ट्रॉन्ग परिवार थे। कपूर परिवार की तरह भारद्वाज परिवार का विला भी साउथ दिल्ली में था। भारद्वाज परिवार का विला कपूर विला के जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था। समर और कियारा भारद्वाज परिवार के विला के बाहर पहुंचे। दोनों टैक्सी से उतरे, विला के दरवाजे की तरफ जाने लगे। वहीं विला दरवाजे पर खड़े दो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी नजर में देखा और उनकी नजर वहीं पर टिक गई। वो दोनों को घूर घूर कर हैरानी से देख रहे थे। लड़का बहुत हैंडसम था और लड़की किसी अप्सरा की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स भी उस सुंदरता को और निहारना चाहते थे, लेकिन उनका काम किसी बाहरी व्यक्ति को भारद्वाज विला में घुसने से रोकना था। इसलिए उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा, ए रुको, यह भारद्वाज परिवार का विला है। यहाँ बाहरी लोगों का एंट्री प्रोहिबिटेड है। उसकी आवाज तेज और अस्पष्ट थी। वो सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनते ही समर ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा तो सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत हट्टे कट्टे और भारी भरकम शरीर वाले थे। स्पष्ट था कि वो स्ट्रॉन्ग फाइटर थे। गौर से देखने पर समर को पता चल गया कि वो लेवल ए के फाइटर थे। पूरे इंदौर शहर में लेवल ए के फाइटर कम ही थे, लेकिन भारद्वाज परिवार ने सिर्फ दरवाजे पर ही रखवाली के लिए लेवल ए के फाइटर्स को अपॉइंट कर रखा था। यह भारद्वाज परिवार की ताकत का प्रमाण था। ये दिन वो सिक्योरिटी गार्ड्स नए थे और इसलिए वो समर को पहचानते भी नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि भारद्वाज परिवार का ही वो मेंबर है। असल में पूरे भारद्वाज परिवार में सिर्फ 5 लोग समर को पहचानते थे। ज्यादातर लोग तो उसको जानते भी नहीं थे। शायद बचपन में उसे पहचानते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो भूल गए कि वो कैसा दिखता है और सिर्फ परिवार के हेड जो समर के चाचा थे, कुछ चुनिंदा लोग ही उसे पहचानते थे। समर ने हल्की मुस्कान के साथ उन सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं यहाँ जीवन भारद्वाज से मिलने आया हूँ। प्लीज आप लोग उन्हें सूचित कर दीजिए। जीवन भारद्वाज परिवार के हेड थे, समर के चाचा थे। हालांकि समर जानता था कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पसंद नहीं पहचानते हैं। अगर वो कहता कि वो अपने चाचा से मिलने आया है तो वे उसे अंदर नहीं जाने देते। वो वहां उन्हें सिर्फ भारद्वाज का नाम ही बता सकता था। छोटे बालों वाले सिक्योरिटी गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई परिवार के हेड का नाम लेने की? चुपचाप यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। जीवन भारद्वाज परिवार का हेड था। केवल प्रभावशाली और पावरफुल लोग ही उसका नाम ले सकते थे। इसीलिए वह समर पर गुस्सा कर रहा था। समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मैं यहाँ जीवन भारद्वाज से मिलने आया हूँ। वो मेरे चाचा हैं। उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखाई दी। सिक्योरिटी गार्ड्स के आईक्यू में जरूर कुछ गड़बड़ थी। उसने जिस तरह से परिवार के हेड का नाम लिया, उससे ही पता चल जाता कि हेड के वो अच्छे से जानता है। उन्हें बस विला के अंदर के लोगों को इन्फॉर्म करना था। उन्होंने रोकने की हिम्मत कैसे की? समर की बात सुनकर छोटे बालों वाला सिक्योरिटी गार्ड दंग रह गया। उसने मन ही मन कहा, क्या चाचा? तुम्हारे चाचा हैं? यह सोचते हुए वो आग बबूला और हो गया। वो पिछले कुछ सालों में भारद्वाज परिवार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। उसे कभी पता ही नहीं चला कि परिवार के हेड का एक भतीजा भी है। इसलिए उसे लग रहा था कि लड़का कोई जरूर बदमाश होगा। सिक्योरिटी गार्ड ने धमकी भरे अंदाज में कहा, दोस्त, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। परिवार हेड के भतीजे हो, पर मैं उनसे कभी मिल भी चुका हूं, लेकिन मैंने तुम्हें तो पहले कभी देखा भी नहीं। जल्दी से यहां से चला जा, वरना तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा। समर बोहें सिक्योरते हुई विला की तरफ चल पड़ा। उसे लगा कि अब वो लोग सिर्फ जबरदस्ती ही अंदर जा सकते हैं। उसके पास अपने चाचा का फोन नंबर भी नहीं था। अगर वो अंदर जाना चाहता तो सिर्फ जबरदस्ती ही विला में घुस सकता था। सिक्योरिटी गार्ड ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जबरदस्ती अंदर घुसने की? लगता है तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो समर की तरफ बढ़ा और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। वहीं उस गार्ड के बगल में खड़े पतले से गार्ड को एक तरफ खड़ा होकर हैरान से देखने लगा। वो छोटे बालों वाले सिक्योरिटी गार्ड की फाइटिंग स्किल्स अच्छी तरह वाकिफ था।
उसने सोचा कि वो सिक्योरिटी गार्ड उस झूठे लड़के को आराम से सबक सिखा देगा। छोटे बालों वाले सिक्योरिटी गार्ड ने समर की तरफ पंच घुमाया तो हवा को चीरते हुए एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अगर ये पंच किसी आम इंसान पर पड़ता तो उसकी पसलियां टूट जाती। उसका पंच अपनी तरफ आता देखकर समर की आंखें ठंडक से भर गई। उसने सिक्योरिटी गार्ड को इतने क्रूर होने की उम्मीद नहीं की थी। शुक्र है वो कोई आम इंसान नहीं था। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड का वार इतना पावरफुल था कि फिर भी समर ने पीछे हटने से इनकार नहीं किया। अगर वो भारद्वाज परिवार का सिक्योरिटी गार्ड था तो क्या हुआ, क्योंकि उसने उसे पंच मारने की हिम्मत की तो उसे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। समर ने अपना पैर उठाया और उसने बेरहमी से सिक्योरिटी गार्ड की छाती में एक जोरदार किक दे मारी। सिक्योरिटी गार्ड का शरीर आसमान में उड़ गया और उसका शरीर कांसे के दरवाजे से जा टकराया। वो एक जोरदार आवाज गूंज गई। छोटे बालों वाले सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से खून निकलने लगा। वो कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। वो दर्द से करहा उठा। समर ने उसकी पसलियां तोड़ दी और वो बहुत दर्द में था। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने मन ही मन कहा, एक ही वार में लेवल 1 के फाइटर हार गया। क्या जबरदस्त ताकत है इस लड़के में। पतले चेहरे वाले सिक्योरिटी गार्ड वो देखकर दंग रह गया था और वो अविश्वास भरी आंखों से समर को ही देख रहा था। छोटे चेहरे वाला सिक्योरिटी गार्ड जानता था कि छोटे बालों वाला सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी तरफ एक पावरफुल और लेवल 1 का फाइटर है। इसलिए वो समझ गया था कि उसकी तरह ही वो खुद भी समर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी समर कियारा को विला के अंदर लेकर जाने लगा। ये देखकर संकरे चेहरे वाले सिक्योरिटी गार्ड को घबराहट हो रही थी। उसके चेहरे के भाव बेतहाशा बदल गए थे। लेकिन पतले चेहरे वाला सिक्योरिटी गार्ड जानता था कि भले ही वो उस युवक को मुकाबला न कर पाए, फिर भी उसे रोकने की कोशिश तो करना ही पड़ेगा। वो भारद्वाज परिवार का सिक्योरिटी गार्ड था। उसका कर्तव्य भारद्वाज परिवार की रक्षा करना और किसी भी अजनबी को अंदर जाने से रोकना था। पतले चेहरे वाले सिक्योरिटी गार्ड ने अपने दिल में डर को दबाते हुए समर की तरफ अपना धातु का डंडा घुमाया, क्योंकि वो जानता था कि वो निहत्थे गुंडे को हाथों से समर को तो हरा नहीं पाएगा। इसलिए उसने एक हथियार का इस्तेमाल करने का सोचा। वो युवक उस हथियार का मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो यही सोच रहा था। जब समर ने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में वो एक डंडा देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उसने बिजली की चमक की तरह डंडे को पकड़ लिया और एक ही पंच में उसे तोड़ दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, क्या क्या इसने धातु का डंडा भी तोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह से डर गया था। वो आदमी बहुत पावरफुल था और सिक्योरिटी गार्ड समझ गया कि उसके सामने खड़ा युवक कम से कम तो ट्रिपल ए का फाइटर तो जरूर होगा। वो ये सब सोच ही रहा था। समर ने उसको एक जोरदार किक मार दी और उसकी भी पसलियां तोड़ दी। सिक्योरिटी गार्ड छोटे बालों वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के बगल में जमीन पर लेट गया। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनके मुंह से लगातार खून बह रहा था। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने डरते हुए समर को देख लिया था। उन्हें लग रहा था कि वो युवक बहुत ताकतवर और भारद्वाज परिवार का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसकी ताकत ही किसी जंगली जानवर के जैसी थी। वहीं वहां हो रहे शोर ने विला के अंदर मौजूद लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। तभी अचानक समर को पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ यहाँ। तभी काले लबादे में एक औसत कद काठी का बुजुर्ग सामने आया। वो बुजुर्ग लगभग 70 साल का था और उसके बाल सफेद थे। हालांकि वो स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग को देखकर सिक्योरिटी गार्ड के चेहरों पर खुशी की झलक आ गई। वो बुजुर्ग भारद्वाज परिवार का बटलर बलवंत भारद्वाज था। उनके नाम से ही पता चल रहा था कि वो मजबूत व्यक्ति है। असल में बलवंत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो दिल्ली के 10 सबसे मजबूत फाइटरों में से एक था। वो ओल्ड मास्टर जसवंत भारद्वाज का सगा भाई था और भारद्वाज परिवार की रक्षा के लिए बटलर बन गया था। बलवंत न केवल मजबूत था बल्कि भारद्वाज परिवार में प्रभावशाली भी था। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने जोर से समर की शिकायत करते हुए कहा, बटलर बलवंत, वो युवक भारद्वाज विला में जबरदस्ती घुसना चाहता है। उसने ही हमें ऐसे मारा। अब आपको हुई उसको रोकना होगा। वहीं उसकी बात सुनकर बलवंत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बलवंत ने अपना सिर उठाया और उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उस युवक का चेहरा देखते ही उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। हाँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
दिल्ली के 10 सबसे ताकतवर फाइटर्स में से एक, जो 70 साल का था, उसकी आंखों में आंसू थे। जो कोई भी ये नजारा देखता, वो आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। बलवंत ने समर की तरफ देखते हुए कांपते हुए कहा, समर बेटा, तुम तुम वापस आ गए। समर भी उस बुजुर्ग को देखकर भावुक हो गया था। वो जल्दी से उस बुजुर्ग के पास गया और बोला, हाँ बलवंत दादू, मैं वापस आ गया हूँ। समर की आवाज कोमल और सम्मानजनक थी। शैडो ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात करते समय उसका लहजा इतना सम्मानजनक नहीं होता जितना वो आज बलवंत से था। भारद्वाज परिवार में समर के साथ बहुत कम ही लोग अच्छा व्यवहार करते थे। बलवंत उनमें से एक था। बलवंत समर के दादा के सगा भाई था। बेशक बलवंत की एक और पहचान भी थी। वो विंड एज दानव किंग के पिता थे, जो समर के मास्टर थे। विंड एज दानव किंग समर के मास्टर थे। वो समर के पिता के मेजर सब ऑर्डिनेट थे। उस समय वो थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के साथ काम करते थे। बाद में जब समर के माता पिता गायब हो गए तो भारद्वाज परिवार के बाकी लोग समर को परेशान करने लगे थे। विंड एज दानव किंग समर को ऐसे परेशान होता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए वो उसे शैडो ग्रुप में ले गए। उन्होंने समर को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी और मेडिकल स्किल्स भी सिखाई। समर को ट्रेन करने के बाद वो भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर को खोजने के लिए निकल गए और अब भी वो गायब हैं। भारद्वाज परिवार में समर का अब कोई अपना नहीं था। उसके दादाजी का निधन हो चुका था। उसके माता पिता गायब थे और उसके मास्टर भी गायब थे। जब भारद्वाज परिवार में उसके सबसे करीबी व्यक्ति सिर्फ बलवंत दादू ही बचे थे। जहां तक उसके पहले चाचा जीवन भारद्वाज, दूसरे चाचा और बाकी लोगों की बात थी, तो उन्होंने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। बलवंत ने आंसू बहाते हुए कहा, समर, समर, ये अच्छा है कि तुम वापस आ गए बेटा। मुझे तो लगा था कि तुम भारद्वाज परिवार में कभी वापस आओगे नहीं। बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ रहे थे। उस समय जब भारद्वाज परिवार समर के दादाजी यशवंत भारद्वाज का निधन हुआ, तब वे समर को परिवार की कमांड सौंपना चाहते थे। लेकिन भारद्वाज परिवार के बेटे इस बात पर राजी नहीं हुए। आखिरकार बेटों के जिंदा रहते हुए पद पोते को कैसे सौंपा जा सकता था। समर एक पुत्रवत व्यक्ति था और वो अपने दादा के अंतिम संस्कार में आया था। वो किसी को भी नहीं मारना चाहता था। उसके दादाजी का अनादर होता उसने अपनी इच्छा से भारद्वाज परिवार के हेड का पद त्याग दिया। फिर समर इंदौर चला गया। उसके बाद से वो दिल्ली में या भारद्वाज परिवार में कभी नहीं लौटा, न ही उसने किसी से संपर्क किया। बलवंत जानता था कि समर भारद्वाज परिवार से पूरी तरह से निराश था। बलवंत ये देखकर खुश हुआ कि समर वापस आ गया है और वो भारद्वाज परिवार में सिर्फ समर के लिए ही रुका हुआ था। वो समर के वापस आने का इंतजार कर रहा था। तभी समर ने मुस्कुराते हुए वापस आने का कारण बताते हुए कहा, बलवंत दादू, मैं भारद्वाज परिवार को शादी का इनविटेशन देने आया हूँ। कियारा और मैं 2 दिन बाद शादी कर रहे हैं। प्लीज वहां जरूर आइएगा। समर की बात सुनकर बलवंत की आंखें में खुशी की झलक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा समर, तुम शादी कर रहे हो? वह एक भावुक आदमी था और अपने पोते की शादी देख पाएगा, यही उसकी सबसे ख्वाहिश थी। बटलर और समर के बीच बातचीत सुनकर दोनों सिक्योरिटी गार्ड दंग रह गए। उनके शरीर कांप उठे थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? ये लड़का बटलर को दादू क्यों कह रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो है। वहीं बलवंत ने दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों ये याद रखना, ये समर भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर का बेटा भारद्वाज परिवार का उत्तराधिकारी है। आगे से अगर किसी ने भी उनको परेशान करने की कोशिश की, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद बलवंत ने समर और कियारा को विला के अंदर लेकर जाते हुए कहा, समर, चलो तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो। रास्ते में बलवंत ने कियारा की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर समर से कहा, समर, ये खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची कौन है? क्या यही तुम्हारी पत्नी कियारा है? ये तो बिल्कुल परी की तरह लग रही है। समर ने हाँ हिलाते हुए कहा, हाँ दादू, यही मेरी पत्नी कियारा है। कियारा ने मनमोहक मुस्कान के साथ बलवंत का अभिवादन करते हुए कहा, नमस्ते दादाजी, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा।
समर की बातों से उसे पता चल गया था कि बलवंत उसके दादाजी के सगे भाई हैं। बलवंत ने कियारा से कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा। अब जब तुम समर से शादी कर ही रही हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। समर का बचपन मुश्किल और भरा गुजरा। प्लीज उसका ध्यान रखना। ये हमेशा अपनों के प्यार के लिए तरसा है, इसलिए इसे खूब प्यार देना। बलवंत पर कियारा का अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी आप निश्चिंत रहिए, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। ये बात करते हुए विला के अंदर जा रहे थे। विला एंट्री गेट से बहुत पीछे बना हुआ था, इसलिए विला के रास्ते में वे भारद्वाज परिवार के कुछ मेंबर्स के पास से गुजर रहे थे। परिवार के मेंबर्स ये देखकर हैरान थे। बटलर बलवंत समर और कियारा को खुद लेकर आ रहे थे। भारद्वाज परिवार के बटलर बलवंत का स्थान परिवार के हेड के बाद दूसरे नंबर पर था। वो विला के अंदर आने वाले करोड़पतियों का अभिवादन नहीं करते थे, इसलिए वो इस सब बात से हैरान थे कि ये दोनों कौन हैं। हालांकि भारद्वाज परिवार के कुछ सदस्य एल्डर ली के अंतिम संस्कार के दौरान समर से मिले थे, लेकिन उन्हें उसकी पहचान नहीं पता थी। केवल परिवार के मेन मेंबर्स को ही उसकी पहचान के बारे में पता था। तभी एक लड़की जो टहल रही थी, उसे बगीचे में अचानक समर दिखाई दिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। लड़की खूबसूरत थी और उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। समर को देखते ही लड़के ने भौहें चढ़ाते हुए कंफ्यूजन में कहा, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सहज ही समर को पहचान लिया, क्योंकि वो समर के दादाजी के अंतिम संस्कार के दौरान मिले थे। तभी समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम हो? उसे लड़की का आभास तो था, लेकिन नाम याद नहीं था। जब लड़के ने देखा समर उसका नाम भूल गया है तो उसकी आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी। उसने कहा, मेरा नाम तानिया है, मैं तुम्हारी कजिन सिस्टर हूँ। समर को तुरंत एहसास हो गया कि उसके सामने खड़ी लड़की उसके दूसरे चाचा की बेटी है। वो भारद्वाज परिवार से इतने लंबे समय से दूर था, वो नाम भूल गया था। उसकी बात सुनकर तानिया बस हल्के से मुस्कुरा दी। जल्दी से विला के अंदर दौड़ पड़ी। उसने कहा, समर वापस आ गए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे अभी पापा को बताना पड़ेगा। वहीं बलवंत और कियारा को परिवार के विला में ले गया। जब 5 मंजिला विला के अंदर वो पहुंचे, समर, कियारा और बलवंत लिविंग रूम में आ गए थे। जब समर और कियारा को परिवार के हेड का इंतजार करते 30 मिनट हो गए तो समर अवाक रह गया। इसके अलावा न तो समर को दूसरे चाचा न ही भारद्वाज परिवार के मेन मेंबर्स दिखाई दिए। 30 मिनट बाद बलवंत गुस्से से हाँफता हुआ वापस आया। उसने गुस्से में कहा, मैं हेड को बुलाने गया था, उन्होंने कहा कि वे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, वो अभी तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। हेड के इस बिहेव से बलवंत नाराज था। समर बहुत समय बाद भारद्वाज परिवार में आया था, उससे कोई भी मिलना नहीं चाहता था। समर हल्के से मुस्कुराया। वो जानता था कि बलवंत क्यों परेशान है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादू परेशान मत होइए, उन्हें डर है कि कहीं मैं भारद्वाज परिवार के हेड पोस्ट के लिए लड़ने के लिए वापस तो नहीं आ गया। वे मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समर इन लोगों के विचारों को अच्छी तरह से जानता था। उसे डर था कि भारद्वाज परिवार के हेड के लिए वो लड़ने तो नहीं आ गया। समर को यह सब देखकर हंसी आ रही थी। भारद्वाज परिवार के मेंबर तो बिल्कुल हंसी के पात्र थे। वो शैडो ग्रुप का किंग था और उसके लिए भारद्वाज परिवार के हेड की पोस्ट कुछ भी नहीं थी। वो जीवन का जिक्र आते ही बलवंत गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में कहा, समर, परिवार का हेड तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। रिडिकुलस। वो तुम्हारा चाचा है और वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? जीवन ने कहा था कि वो कंपनी की एक जरूरी मीटिंग में बिजी है और उसे समर से मिलने का समय नहीं, लेकिन ऐसा था नहीं। जब भारद्वाज परिवार के हेड ही समर से मिलना नहीं चाहते तो भारद्वाज परिवार के बाकी मेंबरों की हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वो समर से मिल ले। जब कोई उनसे मिलने नहीं आया तो समर और कियारा चुपचाप लिविंग रूम में बैठ गए। बलवंत के अलावा कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था। लिविंग रूम वीरान पड़ा हुआ था। समर भारद्वाज परिवार से पूरी तरह से निराश और आहत था। अभी तक कोई भी उसका स्वागत या मिलने नहीं आया था। हालांकि समर और कियारा 2 घंटे लिविंग रूम में बैठे रहे, लेकिन फिर भी भारद्वाज परिवार का हेड अभी तक मिलने नहीं आया। ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी। इससे पता चलता था कि परिवार के हेड की नजरों में समर की क्या अहमियत है। समर कई बार कियारा के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो फिर बलवंत के रिक्वेस्ट भरी आंखों को देखकर रुक जाता।
उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भारद्वाज परिवार उसके बारे में क्या सोचता है। कुछ घंटों के बाद बलवंत का भी सब कुछ जवाब दे गया। उसने गुस्से में कहा, ये साला जीवन अभी तक नहीं आया, अभी भी पता नहीं आएगा या नहीं। तुम्हें यह इंतजार करते करते कितना समय हो गया। ये खुद को समझता क्या है? क्या इसको अपने सीनियर का भी कोई लिहाज नहीं? बलवंत गुस्से में था। उसने भारद्वाज परिवार के हेड को भी गाली देना शुरू कर दिया। पूरे भारद्वाज परिवार में सिर्फ बलवंत ही ऐसा इंसान था जो उसको गाली दे सकता था। अगर दूसरे लोग जीवन को गालियां देते तो उन्हें वो खाद की तरह झील में फेंक देता। इस समय अपने बेटे अजीत और दूसरे भाई दमन और भतीजी तानिया के साथ दरवाजे पर खड़ा था। बलवंत के मुंह से गालियां सुनकर जीवन के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें गुस्से से भर गई, लेकिन एक पल के बाद ही उसे दबा दबा दी। वो गुस्से में तो हो सकता था, लेकिन बलवंत से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दरअसल कुछ घंटे पहले जीवन और उसका भाई दमन इस मामले पर चर्चा ही कर रहे थे। उन्हें डर था कि समर परिवार के हेड की पोस्ट वापस लेने के लिए आया होगा, इसलिए वे उसका अनादर करने के लिए वो लोग इतनी देर से आए। तभी जीवन बाकी लोगों के साथ उदास चेहरों के साथ अंदर आया। कदमों की आहट सुनकर समर ने ऊपर देखा। उसने अपने चाचा जीवन, दमन, कजिन भाई अजीत और तानिया को देखा। स्वाभाविक रूप से वो उनसे अच्छे से जानता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या समर के सामने कोई भी नई मुसीबत आएगी या फिर वो शांति से भारद्वाज परिवार से बाहर निकल पाएगा? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कहानी कैसी लग रही है।